हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजंट इट इजी। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लाइट। हाँ बच्चों, लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें बहुत सारी क्वेरीज होती है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने अपने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको लाइट का नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर विद न्यूमेरिकल्स, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट लाइट, अगर हम लाइट की बात करते हैं बच्चों, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस होती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो लाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इस पूरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, नेचर को, एनवायरमेंट को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस लाइट विच वी कॉल विजिबल लाइट। ठीक है, इस विजिबल लाइट, इस लाइट की वजह से हम इस ब्यूटीफुल सी अर्थ को देख पाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें तो साइट ऑफ सीइंग जो हमारी बॉडी में है, जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है, जो इस लाइट को हमें देखने देता है, इस लाइट के थ्रू सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखने देता है, वो कौन सा ऑर्गन है? वो ऑर्गन है हमारे आईज। यस, यू ऑल नो दैट। सो बिकॉज ऑफ आईज and light, the combination of eyes and light, it makes everything visible to us. It makes everything visible to us. अब combination word क्यों यूज किया मैंने? तो सोचिए थोड़ा सा, आप एक डार्क रूम में, आपकी आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं देख पाते। Why? Because there is no light. जब आप रूम की लाइट ऑन करते हैं, यानी स्विच ऑन करते हैं और बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी है वो ऑन होता है, देन विद द हेल्प ऑफ योर आईज यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। सो लाइट इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, यू कैन से, विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। सो फर्दर मूविंग अहेड, लाइट के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लाइट के बारे में। अब हम देखते हैं, जब हम लाइट की बात करते हैं बेटा, when we talk about light and when we say that it is a form of energy, तो जब हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं लाइट के कॉन्सेप्ट में। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस, बट स्टिल हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। तो जब मैं बात करती हूँ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो लाइक सन, लाइक फायर फ्लाइज, लाइक फायर, लाइक दीज अप्लायंसेस, ट्यूबलाइट, टॉर्च, दे ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जब इन ऑब्जेक्ट्स से लाइट मेरे आईज में आती है, देन आई एम एबल टू सी देम। So when the light reaches to my eye from these objects which produce light, then I am able to see it, and those objects which have their own light, they are called luminous objects. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम luminous objects बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है मैम, अगर आप luminous objects को ही देख सकते हैं तो मैं बाकी objects को कैसे देख सकती हूँ? How you are able to see me? I am not a luminous object. मैं तो कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं ही नहीं, फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी लाइट नहीं होती बट दे यूज द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को? नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, आप इमेजिन करो कि यहां पर एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, एंड यू आर यो। ठीक है, अब क्या होगा, जब सोर्स ऑफ लाइट से इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर लाइट आएगी
तो बेसिकली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आगे भी पढ़ाऊंगी, वो लाइट को स्कैटर करेंगी। क्यों करेंगी ये मैं अभी बताऊंगी। वो हर तरफ स्कैटर करने की कोशिश करेंगे लाइट को, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी इससे, यानी इससे टकरा कर आपकी आईज में भी जाएगी, इससे टकरा कर आपकी आईज में भी जाएगी, और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। सो इट्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट। अभी तो आपको ऐसे एक प्लेन सरफेस पे 2D डायमेंशन दिख रहा है, लेकिन ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो जब इससे लाइट टकराएगी, आपकी आईज में ट्रैवल करेगी, और जब आपकी आईज में लाइट ट्रैवल करेगी तो आप इसको देख पाएंगे, इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आप देख पाएंगे। इज इट क्लियर? So let's take in one more example. So here we have one more example to understand it clearly. So light is coming from a luminous object. Luminous object से light आ रही है फ्लावर पर। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, तो वो इसकी लाइट यूज करेगा और लाइट को स्कैटर करते हुए रिफ्लेक्ट भी करेगा इसकी ही लाइट को, और वो लाइट जब मेरी आई में ट्रैवल करेगी देन आई विल बी एबल टू सी दिस फ्लावर। फिर मैं इस फ्लावर को देख पाऊंगी, देन आई विल बी एबल टू सी दिस फ्लावर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सीइंग ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करती हूं तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। Light is electromagnetic in nature. That means light do not require any medium to travel. लाइट को ना तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम नहीं चाहिए। आपने 9th क्लास में साउंड के बारे में पढ़ा था, तब हमने बोला था कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो बस बिल्कुल वही उसका ऑपोजिट समझ लीजिए, लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, वो उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डजंट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। वो वैक्यूम में भी बहुत अच्छे से इजीली ट्रैवल कर सकती है। तभी तो लाइट, सन की लाइट आपके अर्थ तक आती है एटमॉस्फेयर से नीचे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम है, लेकिन वहां से अंदर तक आ जाती है ना ट्रैवल करकर। तो दिस शोज कि लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। आगे बढ़ते हैं। लाइट कास्ट शैडो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। यस, अगर यहां पर लाइट सोर्स है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी शैडो बनेगी। अगर शैडो बननी है तो शैडो कहां बनेगी? इसकी शैडो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शैडो कास्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, वो कभी भी बेंड नहीं होती। ओके, वो कभी भी बेंड नहीं होती, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका आप इसी से एग्जांपल समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो बनती है वो बिल्कुल परफेक्ट शैडो बनती है। और उसका रीजन क्या है? अगर लाइट बेंड हो पाती तो वो उसके पीछे चली जाती, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो फिर उसकी परफेक्ट शैडो नहीं बन पाती, उसकी शैडो ही नहीं कास्ट होती। लेकिन यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बहुत अच्छे से कास्ट होती है। रीजन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, इट हैज ड्यूअल नेचर, दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत टाइम तक तो हम लाइट को एज अ पार्टिकल की तरह ट्रीट करते थे। बाद में पता चला कि कुछ सिनेरियोज में, कुछ सीन्स में, कुछ सिचुएशंस में लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, वो वेव की तरह से भी ट्रैवल करती है। तो लाइट का ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो एक लाइट की है वेव थ्योरी और एक लाइट की है पार्टिकल थ्योरी, और इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट जो आजकल आया है, और वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो आपको यही समझना है कि हम उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो अब लाइट के अगर मैं नेचर की बात करूं, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इन चीजों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और
ब्रीफ और बताने वाली हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। इट हैज अ ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह भी बिहेव करता है एंड इट ऑल्सो बिहेव एज द पार्टिकल। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट में इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। तो यहां पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट यूज हो रही है इस पॉइंट के लिए। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइक क्रेस्ट एंड ड्रॉ बन रहा है। ओके, वेव थ्योरी, साउंड में आपने वेव्स की तरह साउंड को ट्रैवल करवाया था 9th क्लास में, आपने पढ़ा था। तो यानी क्रेस्ट एंड ड्रॉस बन रहा है और इसीलिए वो किसी भी मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकती है। अगर मैं बात करती हूँ ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो पार्टिकल थ्योरी की तरह बिहेव कर रही है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट यानी पार्टिकल, यानी अगर मैं बात करती हूँ पार्टिकल थ्योरी की, तो एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल अगर लाइट का है तो हम उसको बोलते हैं फोटोन। व्हाट डू वी कॉल दैट? जैसे हम मैटर के लिए नहीं बोलते कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, उसका स्मॉलेस्ट वो जो पार्टिकल है वो क्या है? एटम, जो फर्दर सब डिवाइडेड है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। तो इसी तरह से जब मैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट की बात करती हूं तो आई एम सेइंग कि इसका एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो फोटोन है। आपको इतना नहीं जानना है, बस ये इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, इट इज मोर देन इनफ। तो इसका ड्यूअल नेचर होता है, यानी ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों की तरह बिहेव करती है और उसी से बनकर बना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ लास्ट पॉइंट की, यानी स्पीड ऑफ लाइट की, तो आप देख सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी 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 फास्ट। इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाओगे तो आपको कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई एम टेलिंग यू। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितनी है? बहुत ही ज्यादा कम है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। 4 × 10⁻7 मीटर, अगर आपको नहीं दिख रहा है, आई एम टेलिंग यू, 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर ये वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की, जिसमें आपको पता है कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर हम उसको बोलते हैं, जिसको हम डिटेल में ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। तो ये सारे फीचर्स किसमें होते हैं? लाइट में। दिस आर द फीचर्स ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइट के 2 इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स की। ओके, 2 वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। Let me rub it. चलिए लेट अस स्टार्ट। तो अब जब मैं लाइट के 2 इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की बात करने वाली हूं तो उसके लिए मैं आपसे ये बात करूंगी कि जब भी लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसके बेसिस पर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, जब लाइट फॉल करती है और अगर वो सरफेस, जनरली क्या है, वो सरफेस ओपेक है, तो लाइट उससे टकराएगी और वापस लौट जाएगी और उस केस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए कॉमन सा एग्जांपल लिया मैंने। एक छोटी सी बॉल ली, टेनिस बॉल ली, और मैंने उसको दीवार की तरफ मारा। क्या होगा? वो दीवार से टकराएगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट? बाउंसिंग बैक। तो इसी तरह से जब लाइट मेरी बॉडी पर टकराएगी तो वो टकराकर वापस चली जाएगी और आपकी आई में ट्रैवल करेगी और आप मुझे देख पाओगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक of light. This is a phenomenon in which light
travels and bounce back, hit the object and then reflect back या bounce back. This is called reflection of light. When light bouncing back after striking any shiny polished surface. जनरली हम इसमें shiny polished surface की बात करते हैं, वैसे हम इसमें रफ सर्फेसेस भी ले सकते हैं और वो भी हम लेंगे. तो ओपेक में हम दोनों ही चीजें लेने वाले हैं, शाइनी पॉलिश सर्फेसेस एज वेल एज रफ सर्फेसेस. तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है. दूसरा है, अगर किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के टकराती है लाइट सरफेस से तो इट ट्रैवल्स, वो आगे बढ़ जाती है. बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड करते हुए, क्या करते हुए, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है उसमें, बेंडिंग ऑफ लाइट, और उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी रिफ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, तो लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, अगर वो किसी भी ओपेक सरफेस पर पड़ती है जो कि शाइनी है, पॉलिश्ड है, शाइनी पॉलिश्ड, और अगर वो रफ भी है तो डिफ्यूजन भी होता है और साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है. तो वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. अब रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करती हूं तो आपके सिलेबस में रिफ्लेक्शन किस चीज का है, प्लेन मिरर का. प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन आएगा और स्फेरिकल मिरर्स का, स्फेरिकल मिरर्स. ये सारे ही बेसिक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स है, दे आर ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की अगर मैं बात करती हूं तो आपके घरों में मिलने वाला जो मिरर है जिसमें हम रोज अपना फेस देखते हैं, वो क्या है, वो प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर है. स्फेरिकल यानी स्फीयर, यानी एक स्फीयर का पीस कट कर दिया, ये मेरा एक स्फीयर है और अगर मैंने स्फीयर का पीस कट कर दिया ये, तो ये पीस स्फेरिकल मिरर कहलाएगा. ये दो तरह के होते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, तो ये अगर मैंने एक स्फीयर है, कांच का एक टुकड़ा है, उसका एक पीस कट कर दिया तो वो मेरा स्फेरिकल मिरर बन जाता है. और प्लेन मिरर को मैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से और कुछ ओब्लिक लाइनिंग्स एट द बैक इससे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी. ठीक है, इतना क्लियर है. तो हम अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम स्फेरिकल मिरर के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे. अभी हम सबसे ज्यादा फोकस किस पर करने वाले हैं, हम फोकस करने वाले हैं प्लेन मिरर पर. तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाती है, ट्रेवल होती है, उससे टकराती है और वापस आ जाती है, बाउंसेस बैक, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. कुछ सरफेसेस मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ सरफेसेस लेस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. तो उसको समझने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं. अगर हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है, शाइनी है, पॉलिश्ड है, वो सरफेस मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. रीजन, स्मूथ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस पर जब लाइट रेज गिरती है, जब लाइट रेज फॉल होती हैं तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाते हैं. बीम ऑफ लाइट का मतलब यानी बंडल ऑफ लाइट. तो पैरेलल यानी बंडल ऑफ लाइट गिरी पैरेलल और वो उसी पैरेलल फॉर्म में बाहर निकल गई, यानी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है इस केस में. और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं, ठीक है, अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट और बताऊंगी. जो ये एंगल अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, इसको मैं अभी समझाने वाली हूँ और अच्छे से यहाँ पर, तो ये होता है जो इंसिडेंट रे से आ रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है. तो ये जो एंगल आई है हर केस में इक्वल होगा यहाँ पर, इन ऑल द केसेस, और ये इक्वल होगा तो एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल होगा. तो मैम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो उसके लिए आप एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस यानी एक प्लेन मिरर की बात करें. तो अगर मैं आपको एक शाइनी पॉलिश सरफेस का एग्जाम्पल दूं तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर, और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या है, AG.
AG stands for सिल्वर। हाँ बच्चों बिल्कुल करेक्ट, AG stands for सिल्वर। तो सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है, बट सिल्वर एक बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, तो इसीलिए हम इसको इतना फ्रीक्वेंटली और मतलब यू कैन से वाइडली यूज नहीं करते हैं। तो क्या किया जाता है, एक ग्लास की शीट ली जाती है और उस ग्लास के एक सरफेस पर सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर लगा दी जाती है। पर सिल्वर का एक ड्रॉबैक है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, सिल्वर एक्सपोज होकर इवेपोरेट भी हो जाता है, उसमें बीच बीच में पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए और उसके बाद क्या लगा दिया जाता है, रेड पेंट लगा दिया जाता है, सो दैट अब सिल्वर खत्म नहीं होगा एक्सपोज होकर, ओके, वो फिनिश ऑफ नहीं होगा। तो क्या करते हैं, सपोज ये मेरा प्लेन मिरर है जो घरों में होता है, इसमें एक सिल्वर की थिन कोटिंग लगी हुई है और उसके पीछे रेड पेंट लगाओ, तो ये मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस इन लाइंस का मतलब क्या होता है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी यहां से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जो भी रिफ्लेक्शन ग्लास के थ्रू हो रहा है वो उस सिल्वर शीट की वजह से हो रहा है। वैसे आजकल सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम भी यूज कर लेते हैं, वो और भी चीप है, तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं और एल्यूमिनियम की शाइन भी बहुत अच्छी है और एल्यूमिनियम भी एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो बहुत सारी चीजों में, मिरर्स में आजकल सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम भी यूज हो रहा है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यानी इस प्लेन मिरर पर जब लाइट ट्रैवल करेगी, जब लाइट आएगी इस प्लेन मिरर पर, तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। तो मैं एक रे ऑफ लाइट, वैसे बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बंडल ऑफ लाइट, और हमेशा एक रे ऑफ लाइट तो नहीं गिर रही। अगर यहाँ पर भी ऊपर लाइट है और ये लाइट मेरे ऊपर आ रही है, तो एक रे नहीं आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है, और ये है बीम ऑफ लाइट। पर हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक रे ऑफ लाइट लेते हैं। तो मैंने एक रे ऑफ लाइट लिया यहां से, ये रे जो इस सरफेस पर गिर रही है, उस रे को मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगी मैं इसको, आई विल से इट इज एन इंसिडेंट रे। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये इस सरफेस पर इस पॉइंट पर टकराएगी, इस पॉइंट पर, ठीक है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। ये इस पॉइंट पर टकराएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी, और ये जो वापस गई इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब आते हैं लॉ पर। लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन को क्या नाम दिया है हमने, वी कॉल इट नॉर्मल। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको नॉर्मल बोलेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन के आने से यहां पर दो एंगल्स बन गए बच्चों, एक एंगल आर और यहां पर बन गया एंगल आई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane surface at a point of incidence। उस point of incidence पर वो एक सेम सरफेस पर तीनों lie करती हैं at a point of incidence। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, all lie on the same plane, ये लिख सकते हैं all lie on the same plane, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये जो एंगल आई बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, और ये जो एंगल आर बना नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ, दे बोथ आर इक्वल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे वो रफ सरफेस हो। पर क्या डिफरेंस है उस पर मैं अभी आने वाली हूं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में हमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा याद रखने हैं। एक, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा, द एंगल आई and the angle are formed by the incident ray to the normal
एंड द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक और टिप देती हूँ जो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको सीनियर क्लासेस में काम आएगी। तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाले, इनको वैसे हम अल्फा अल्फा कहते हैं। तो इन एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटा, इनको आप याद रख लेना। ये दोनों एंगल्स अल्फा है, अगर मैंने इनको बोला तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बताइए आपको कि ये फ्यूचर में आपको काम आएगी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो याद रखना, ये जो सरफेस से बन रहा है एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला जो सरफेस से बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। दे ऑल्सो विल बी इक्वल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? So as I explained you the law of reflection, कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है प्लेन शाइनी पॉलिश सरफेस पर। तो बच्चों इधर ध्यान दो, अब हम स्मूथ और रफ सरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, अभी जब ये मिरर कॉन्सेप्ट आने लगा था, तब मैंने बोला था कि कुछ सरफेसेस होते हैं जो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ सरफेसेस होते हैं जो बहुत लेस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो ये स्मूथ सरफेस है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है तो ये मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और ये रफ सरफेस है, यहाँ पर डिफ्यूज यानी डिफ्यूजन ऑफ लाइट ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, ये कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अब कैसे, वो हम समझते हैं। जब प्लेन सरफेस पर, प्लेन शाइनी स्मूथ सरफेस पर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती हैं, तो वो पैरेलल डायरेक्शन में ही निकल जाती है। ठीक है, तो और सारा क्योंकि स्मूथ है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है, कोई उसको ऑब्स्ट्रैक्शन नहीं मिला, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिला, कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला, कोई रुकावट ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्ली वैसे ही निकल जाएगी। और इस वजह से जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिलेट कर सकते हैं ना, तो जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेंगे वो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे तो आपको पता ही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छी क्रिस्प इमेज आपको दिखती है अगर आप किसी स्मूथ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो। अब यहीं पर अगर मैं रफ सरफेस की बात करती हूँ, तो रफ कितना अनइवन है, देख रहे हैं ना कितना अनइवन सा सरफेस है। तो जैसे कोई भी चीज हुई, आपके रूम में सोफा रखा हुआ है, बुक रखी है टेबल पर, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जनरली ये सारे रफ सरफेसेस होते हैं। तो ये मैक्सिमम लाइट स्कैटर करते, रिफ्लेक्ट करने की बजाय, और लेस लाइट रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। और स्कैटर करने की वजह से अगर एक बुक यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है, तो मैं उसको एवरी कॉर्नर कहीं भी खड़े हो जाऊं मुझे वो दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट क्या हुई है, स्कैटर। ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में, जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट ऐसे सरफेसेस स्कैटर करते हैं और लेस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसमें भी वो रिफ्लेक्शन अनइवन है, देख रहे हैं आप, वो रिफ्लेक्शन अनइवन है। यानी ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट हुई, देख रहे हैं आप, ये तो ये इधर चली गई, और ये अगर रिफ्लेक्ट हुई तो ये इस डायरेक्शन में चली गई, और ये हुई तो ये यहां चली गई, ये हुई तो यहां चली गई, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। पर इससे ये मतलब नहीं है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो दोनों जगह एप्लीकेबल है। यहां भी अगर मैं इसका नॉर्मल बना दूं, इसका नॉर्मल, तो इसका एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल ही होंगे, लेकिन इसका एंगल आई इसके नॉर्मल के, अगर मैं इसका बनाती हूं, इक्वल नहीं होगा, इसके नॉर्मल का इक्वल नहीं होगा। यानी एंगल आई सारी पैरेलल लाइंस के इक्वल नहीं होंगे जो फॉल कर रहे हैं। तो अगर एंगल आई इक्वल नहीं होंगे तो एंगल आर भी इक्वल नहीं होंगे। और इसीलिए ये क्यों हो रहा है, ये रफ सरफेस की वजह से, ये अनपॉलिश्ड या रफ सरफेस की वजह से हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो एप्लीकेबल है एट पर्टिकुलर पॉइंट, बट सारे रेज ऑफ लाइट में यानी बीम ऑफ लाइट में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता, और इसमें मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है और लेस रिफ्लेक्शन होता है। और इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी कॉर्नर से यानी कहीं पर भी रखे हुए हमें ये दिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आती हूं, अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की।
बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ जाती हैं, तो हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आप यहां देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। यहां से एक इंसिडेंट रे गई, टकराई और वापस आ गई। मैंने दो रेज ऑफ लाइट बनाई है, ठीक है। दूसरी इंसिडेंट रे गई, टकराई और वापस आ गई। मैंने दोनों की नॉर्मल्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। अब मेरी आईज कैसे देखेगी? स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे देखना है? स्ट्रेट लाइन में देखना है। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन में देखूंगी तो मैं ऐसे इमेजिन करूंगी, इसको डॉट्स को देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसको मैंने पीछे तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसको मैं पीछे तक ले गई और मेरी इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर ओ डैश, ये मेरी इमेज है। बट क्योंकि ये इमेज रियल नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस है, यहां तक तो कोई इमेज जा ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट ट्रैवल ही नहीं करी। लाइट ने तो यहां टकराई और वापस आ गई। तो इसका मतलब ये इमेजिनरी इमेज है जो मैंने अज्यूम की है। जैसे आप आजकल वर्चुअल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वर्चुअल है ना वो इफेक्ट, रियल तो नहीं है। फिजिकली आप अपने टीचर के कोऑर्डिनेशन में नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ अगर, तो ये वर्चुअल है, ठीक है। आप फिजिकली मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं, मेरी क्लासरूम में नहीं बैठे हुए, लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हैं। तो ये मेरी कौन सी इमेज हो जाती है? ये मेरी वर्चुअल इमेज है। ये मेरी कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। यानी जब मैं इसको पीछे लेकर गई, मैंने इमेजिन किया कि ये रे कहां से आ रही है, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन में देखने की हैबिट है। मैंने इमेजिन किया ये बिहाइंड द मिरर आ रही है। तो ये क्या हो गई? ये वर्चुअल इमेज हो गई। और वर्चुअल इमेजेस को हम कभी भी किसी भी स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकते। स्क्रीन पर कास्ट करने का मतलब क्या हुआ मैम? ठीक है, स्क्रीन पर कास्ट करना मतलब सपोज यहां पर मेरा एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक स्क्रीन लगा दी। ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन जैसे दिख रहा है आप पर। तो जब मेरी रे यहां से टकराएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, तो इसकी जो इमेज है वो इस स्क्रीन पर नहीं बनेगी। विल नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, विल नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। वो स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि स्क्रीन पर वही इमेज आती है जो एक्चुअली ट्रैवल होकर वहां गई है, यानी कि जो रियल है। और वो रियल इमेजेस कहां बनती हैं ऑब्जेक्ट्स की? वो लेंसेज में बनेंगी, क्योंकि मिरर में तो टकराकर वापस आ रही है, यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी, चाहे वो प्लेन मिरर हो। ओके, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। लेकिन स्फेरिकल में अगर हम बात करेंगे तो दो मिरर्स आएंगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वहां पर सीन अलग होगा कि वहां वर्चुअल भी बनेगी और रियल भी बनेगी, तब वहां पर एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से बनेगी। लेकिन प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी और उस वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर रिसीव नहीं कर सकते। तो वो स्क्रीन पर रिसीव करने का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो थोड़ा सा हम सिनेमा हॉल का सीन इमेजिन कर सकते हैं। हम सिनेमा हॉल जाते हैं, हम मूवीज देखते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी फिल्म चल रही है पीछे से, प्रोजेक्शन रूम से, प्रोजेक्टर के थ्रू वो वहां आ रहा है रेस और स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पर हमें वो एक्टर, एक्ट्रेस और जो भी सीन चल रहा है वो हमें दिखता है, क्योंकि फिल्म पीछे चल रही होती है प्रोजेक्टर पर, ठीक है। तो हमें रियल इमेज दिखती है वहां पर, क्योंकि वो स्क्रीन पर कास्ट हो पा रही है, यानी वो इमेज रियल है। लेकिन अगर यहीं पर, जैसे मैं अपने आप को अगर प्लेन मिरर में देख रही हूँ, ठीक है, मेरे घर में मिरर लगा हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ, तो मुझे अपनी इमेज दिखेगी, लेकिन वो रियल नहीं है, क्योंकि मैं उसको स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंस होता है रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। एक और मेजर डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेज में, और वो डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज जो होती है, रियल, वो क्या होती है? रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज जो है ऑलवेज इरेक्ट। आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, आप बिल्कुल इरेक्ट दिखते हैं, अपसाइड डाउन तो नहीं दिखते, तो वो क्या है? इट्स अ वर्चुअल इमेज। लेकिन आप लोगों ने पिन होल कैमरा के बारे में देखा है ना?
और अगर मैं बात करूं रियल इमेज की, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। तो मैम अभी तो आपने बोला सिनेमा हॉल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर हम मूवी देखते हैं, मुझे एक्टर्स और एक्ट्रेस तो उल्टे नहीं दिखते, वो तो बिल्कुल सीधे दिखते हैं ना। तो भाई ऐसा क्यों है कि वो मुझे सीधे दिखते हैं? तो उसके लिए वहां पर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है बेटा। तो वो फिट इस तरह से होता है कि जो इन्वर्टेड इमेज है उसको वापस रीडायरेक्ट कर दे और उसको फिर क्या कर दे, उसका डायरेक्शन चेंज कर दे। तो अपराइट डाउन करते हैं जो इमेज, वो अपराइट हो जाए, ऊपर की तरफ हो जाए। तो एक और लेंस फिट किया जाता है, यानी डबल उसमें फिटिंग की जाती है और वो फिर इस तरह से उसको वर्क करते हैं। या फिर प्रोजेक्टर को ही अपसाइड डाउन लगा दिया जाता है, दोनों ऑप्शंस फॉलो किए जा सकते हैं। तो इस वजह से वो जो इमेज रियल बन रही है, जो स्क्रीन पर आ रही है, उसको इन्वर्टेड होना चाहिए था, यानी मेरे को एक्टर एक्ट्रेस सारे उल्टे दिखने चाहिए थे, सीन सारे उल्टे, पर वो नहीं दिखते, ये रीजन है। तो उसमें और टेक्नोलॉजीज यूज हो जाती हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है कि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। और प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है। आप अपने आप को अपना फेस, अपनी बॉडी प्लेन मिरर में देखते हैं, अपने पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है आपकी हाइट कम दिख रही है या आपकी हाइट ज्यादा दिख रही है? नहीं, आपका जो पोस्चर है आपको वो पूरा पोस्चर दिखता है। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ इमेज बनाते हैं, यानी उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो 1 होता है, यानी सेम जो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है वही मेरी इमेज का साइज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का साइज होगा, अगर मेरे ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो मेरी इमेज सेम पोजीशन पर बनेगी एक तो, और सेम साइज की बनेगी, यानी सेम पोजीशन पर और सेम साइज की इमेज बनेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी इधर सेम पोजीशन पर वो वर्चुअल इमेज है और सेम साइज की वो वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर एवरीवन? So let's take the last point of the plane mirror, and that is a very important point, and that is lateral inversion. तो अब जो points, अगर मैं सारे points की बात करती हूँ one by one, तो सबसे पहला point क्या लिया हमने कि प्लेन मिरर की जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर की जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो ऑफ द सेम साइज है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये पॉइंट समझिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। एंड मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है मैम? तो देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। फिर लैटरल इन्वर्जन पर आएंगे। ये मेरा मिरर लगा हुआ है, ये मैं हूं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो इधर इमेज, ये मेरी इमेज है, इमेज का डिस्टेंस भी 5 मीटर ही होगा। इमेज एक तो सेम साइज की भी होगी और उसका डिस्टेंस भी 5 मीटर, यानी बिल्कुल सेम होगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तो इमेज भी 5 मीटर पर होगी, उतनी दूरी पर लगेगी जितनी दूरी से मैं मिरर को देख रही हूँ, उतना ही मेरे को इमेज भी मिरर में उधर दूर दिखेगी। वो वर्चुअल इमेज होगी, उसको हम स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकते, वो सेम साइज की होगी और उसका डिस्टेंस इक्वल होगा मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आते हैं जिसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम साइडवेज इन्वर्जन भी कहते हैं। यानी जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हमें राइट लगता है और हमारा राइट हमें लेफ्ट लगता है। इसी को हम लैटरल इन्वर्जन
बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि जो भी इमेज हमें प्लेन मिरर में दिखती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। यानी हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर मैं मिरर में देखकर किसी को कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरा जो लेफ्ट है वो मिरर में राइट लग रहा होगा और मेरा जो राइट है वो मिरर में लेफ्ट लग रहा होगा। तो इसी चीज पर अगर मेरे पास ब्लैक कार्ड है और उसमें रेड लिखा हुआ है और इसी ब्लैक कार्ड को अगर मैं एक मिरर में देखूंगी तो मुझे वो रेड कैसे दिखेगा, वो रेड ऐसा दिखेगा। ये है लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन। अब ये लैटरल इन्वर्जन हम अपने डेली लाइफ में कहां पर देखा है, बहुत ही कॉमन। यस बच्चों, बिल्कुल आपने सही, आपका दिमाग जहां जा रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। और वो कहां देखा है हमने, वो देखा है हमने एम्बुलेंस वर्ड में। एम्बुलेंस में देखा है ना वर्ड कैसे लिखा होता है, वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, सो दैट कोई भी व्हीकल अगर उस एम्बुलेंस को देखती है और वो व्हीकल आगे और एम्बुलेंस पीछे और वो अपने रेयर व्यू मिरर में उसको देखेगी तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी, उसको बिल्कुल इस तरह से, मतलब वो लिखा ऐसे है लेकिन जब हम मिरर में देखेंगे तो वो करेक्ट एम्बुलेंस वर्ड दिखेगा। जैसे रेड लिखा हुआ ऐसे है और अगर मैं मिरर में देखूं तो ऐसे दिखेगा। तो दैट इज द रीजन एम्बुलेंस को हमेशा लिखते वक्त उसको लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा जाता है, सो दैट जब कोई भी उसको देखे तो वो उसको क्लियरली रीड कर पाए और वो समझे कि एम्बुलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें पेशेंट हो सकता है और वो उसको जगह दे, उसको वे प्रोवाइड करे सो दैट इट कैन मूव फास्ट एंड रीच टू द डेस्टिनेशन, जहां भी उसको जाना है, हॉस्पिटल या घर, जहां भी जाना है वो जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ लैटरल इन्वर्जन का, जिसको हम एम्बुलेंसेज में देखते हैं। तो हमारा जो प्लेन मिरर है उसके यूजेस आपको याद रखने हैं। तो प्लेन मिरर का अगर मैं यूज की बात करूं तो सबसे पहला यूज आपको वैसे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैं वहां से ही रीड कर रही हूं आप लोगों के लिए। प्लेन मिरर इज यूज टू सी आवरसेल्व्स। हमारी जो डिजाइनिंग टेबल्स वगैरह पर होता है, ड्रेसिंग टेबल पर, बाथरूम में, ये सब क्या होते हैं, ये सारे प्लेन मिरर्स होते हैं। दे ऑल आर प्लेन मिरर्स। सेकेंड यूज है प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स, सो दैट हमें वो चीजें बड़ी दिखे। ठीक है, हम ऐसे देखते हैं कि बार्बर शॉप पर भी जाइए तो पीछे बड़े बड़े प्लेन मिरर्स लगाए होते हैं। ठीक है, उसमें भी यही रीजन है कि चीजों को बड़ा करके दिखाना, सो दैट वो बड़े लगे। तो पीछे प्लेन मिरर्स, हर तरफ प्लेन मिरर्स लगा दिए जाते हैं सो दैट रिफ्लेक्शन हो और रिफ्लेक्शन से हर चीज थोड़ा इनहैंस यानी बड़ी दिखे। तो ये भी एक यूज है। तीसरा, प्लेन मिरर्स ब्लाइंड टर्न्स, बिजी रोड्स होती हैं, एकदम टर्न आ जाए, उनके टर्न्स पर भी प्लेन मिरर्स लगा दिए जाते हैं। रीजन कि ब्लाइंड टर्न्स पर व्यू बड़ा दिखेगा तो पता चल जाएगा कि कितने सारे व्हीकल्स हैं जो मुझे वैसे नहीं दिख रहे थे, बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड टर्न, एंड द पर्सन हु इज ड्राइविंग वो ज्यादा कॉशियस हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा वहां से निकलना। ठीक है, देन लास्ट है इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स आर डिवाइसेस जिसमें हम बहुत अच्छे से शेप्स देखते हैं ज्योमेट्रिकल, उसमें भी हम प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं अंदर पेरिस्कोप्स बनाने के लिए। तो ये यूजेस है प्लेन मिरर्स के। ठीक है बच्चों, और ये सब आपको आना चाहिए। अब हम आएंगे लास्ट टॉपिक पर और वो हम करेंगे थोड़े से 2, 3, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम इसके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स पर पढ़ते हैं। So let us discuss the numericals. I have written 2 numericals here. First of all, let us solve them. तो पहला न्यूमेरिकल कहता है बच्चों, the distance between John's image and the mirror is 2 meter. जॉन की इमेज और मिरर का डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, ध्यान से सुनना। और अगर जॉन, इफ जॉन मूव 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, अगर जॉन 1 मीटर दूर चला जाता है मिरर से, तो अब उसका और उसकी इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो पहले तो हम फर्स्ट केस यानी आंसर 1 स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम। तो पहला केस क्या है, ये है मिरर और ये बन गया, ये मिरर से इमेज का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस 2 मीटर है बेटा। तो फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट केस अगर मिरर से इमेज का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी अभी अभी लिखवाई है प्लेन मिरर की, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मिरर से कितना हो जाएगा,
2 मीटर हो जाएगा। पहले तो इस बात को समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी प्लेन मिरर में आपके डिस्कस की है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया, अब नेक्स्ट केस जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या कह रहे हैं भाई? सेकंड केस में वो कह रहा है ऑब्जेक्ट यहां था अभी 2 मीटर पर, अब वो 1 मीटर और पीछे चला गया, यानी ऑब्जेक्ट अब यहां आ गया। यानी पहले तो उसका डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर। अब वो 1 मीटर और पीछे चला गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो टोटल अब डिस्टेंस कितना हो गया उसका? उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। तो जितना उसका डिस्टेंस इधर हो जाएगा, इमेज में भी तो वही हो जाएगा। तो इमेज भी अब उसकी कितनी दूर हो गई? 3 मीटर, ठीक है। सेम सीन, क्योंकि पहले इमेज यहां थी, अब वो 1 मीटर और शिफ्ट हो गई, तो वो हो गई 3 मीटर। तो इसको पहले बहुत अच्छे से समझना है। इस चीज पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमको बच्चों। यानी ये मेरा प्लेन मिरर है, मेरी इमेज प्लेन मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मेरे को पहले तो ये अज्यूम कर लेना है कि ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूर चला गया और प्लेन मिरर से, भाई तो क्या हो गया? 2 + 1 यानी 3 मीटर बन गया। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब मिरर से 3 मीटर है, तो इमेज का डिस्टेंस भी वही होगा, सेम 3 मीटर। और पूछा क्या जा रहा है? आपका और इमेज का डिस्टेंस, तो यानी ये दो, आपका और इमेज का डिस्टेंस कितना है टोटल। तो आपका और इमेज का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्या करना चाहिए बच्चों हम लोगों को? देखिए, वैसे ये रिलेटिव, अगर हम बात करें, ये हमारा रिलेटिव पॉइंट है, ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो इधर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और इधर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इन दोनों को माइनस करना चाहिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस दूरी को माइनस करना चाहिए। यानी इस तरफ 3 है माइनस, लेकिन ये वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट है मेरा। इससे इस तरफ सारा नेगेटिव, इस तरफ सारा पॉजिटिव है, -3। तो क्या हो गया? 3 + 3 यानी 6 मीटर। और नहीं तो ये समझ लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान रखना है, आपको ये परेशान कर रहा है, तो याद कर लेना इस चीज को कि इस तरह से अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी और इमेज और मिरर की दूरी दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। और वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो इसी तरह से हमको फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है भैया? 2 कहता है अ चाइल्ड रन टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। भाग रहा है, अब वो स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, डिस्टेंस की, टाइम की कोई बात नहीं है। 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो विद व्हाट स्पीड विल हर इमेज मूव टुवर्ड्स हर? सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, मूव टुवर्ड्स हर। ये देखिए, ये मिरर, यहां पर इमेज, यहां पर चाइल्ड, ठीक है। उसको मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह ट्रीट कर रही हूं। ये मिरर की तरफ जिस स्पीड से भाग रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। किस स्पीड से भाग रहा है मिरर की तरफ? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इमेज भी किस स्पीड से भाग रही होगी? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही होगी, ठीक है। तो स्पीड इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पीड की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड की। तो अब इसकी और इसकी, इन दोनों में व्हाट स्पीड विल हर इमेज मूव टुवर्ड्स हर? तो ये इमेज इसके पास कैसे पहुंचेगी? किस स्पीड से पहुंचेगी? कितनी स्पीड से पहुंचेगी ऑब्जेक्ट के पास? अगर हम इस चीज को इमेजिन करें तो यहां पर भी हमें वही करना है। क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। तो वेलोसिटी या स्पीड विद विच image will move towards the object, will move
टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्या होगा, विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का मिरर से 2 मीटर पर सेकेंड, इमेज का मिरर से दोनों प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। और यही आपको निकालना है। अगर ये पूछा जाता है कि इमेज कब तक किस स्पीड से मूव करेगी टुवर्ड्स द मिरर, तो 2 ही होता। टुवर्ड्स द मिरर ही पूछा जाता तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहता, लेकिन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट पूछा गया है तो ये पूरा आएगा। और जब ये पूरा आएगा तो यानी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ आया। अब थोड़ा सा हम इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आ जाते हैं, इसलिए हम अब उसको ही लेने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक 2 more numericals now on the incident angle and the reflected angle, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए आंसर 3 यानी क्वेश्चन 3 क्या कहता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो ये मेरे प्लेन मिरर का सरफेस है, बना दिया मैंने। अब वो कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, ये आई हुई इंसिडेंट रे, ये प्लेन मिरर के सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये ऐसे निकल गई होगी, ये इसका नॉर्मल होगा। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कितना है। देखिए बताया ये वाला एंगल है और पूछा ये वाला एंगल है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो नॉर्मल है ये इस प्लेन मिरर को 2 90 डिग्रीज में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये जो नॉर्मल है ये इस तरफ भी एक पूरा 90 डिग्री बना रही है और इस तरफ भी एक पूरा 90 डिग्री बना रही है। और अगर आपको याद हो, मैंने जब प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने कहा था ये जो एंगल है अगर ये 35 डिग्री है तो ये एंगल अल्फा ये भी 35 डिग्री होगा। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए ना मैथ्स का। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर उनका सम जो है 90 डिग्री आता है, अगर 2 एंगल्स का सम, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं मैथ्स का। तो मैंने यहाँ पर वही करना है बेटा। मैंने ये एक प्रूव कर दिया कि ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो अगर ये दोनों 35 हैं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल लगा दूंगी कि एंगल आर प्लस 35 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आर कितना हो गया 90 माइनस 35। और अगर मैंने 90 में से 35 माइनस कर दिया तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 55 डिग्री। तो मेरा एंगल आर कितना है 55 डिग्री है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि एंगल आई भी बताइए तो एंगल आई भी 55 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। तो ये केस आप यहाँ पर भी लगा सकते थे। आप पहले यहाँ पर ही कर लेते 35 90 माइनस 35 एंगल आई निकल कर आता आपका। एंगल आई आपका आ जाता 55। आप कहते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आर भी 55 हो गया। तो किसी भी तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने जो लास्ट न्यूमेरिकल आज की वीडियो के लिए लिया है ना बेटा, ये बड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है और बच्चे ना गड़बड़ करके आ जाते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर, ये है मेरी इंसिडेंट रेस, पर वो एंगल बनाकर नहीं आई है, परपेंडिकुलर आई है। What will be the angle in which it will be reflected by? तो अगर बेटा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। परपेंडिकुलर बनी है यानी नॉर्मल पर बनी है, क्योंकि मेरा अगर नॉर्मल बनता तो यही नॉर्मल होता। तो नॉर्मल पर अगर एक इंसिडेंट रे गिरती है यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, तो वो 0 डिग्री एंगल बनाती है। तो एंगल आई कितना है 0 डिग्री। और अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा 0 डिग्री। यानी जिस रास्ते वो आएगी
टकरा कर उसी रास्ते वापस चली जाएगी। वो सेम पाथ को फॉलो करके रिट्रेस पाथ करेगी उस पाथ को। हम इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, रिट्रेस द पाथ। उसी पाथ को रिट्रेस करेगी और वो वापस चली जाएगी। तो जब बीम ऑफ लाइट गिरती है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी ही टेढ़े स्लैंटिंग आएंगी, कुछ परपेंडिकुलर भी आती है, और जब वो परपेंडिकुलर आती है तो वो उसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चली जाती है। यानी एंगल आई भी 0 डिग्री और एंगल आर भी 0 डिग्री, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर तब बनता है जब वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाए, लेकिन यहाँ पर तो वो कोई एंगल बना ही नहीं रहे, तो वो दोनों ही इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे। तो बच्चों, मैंने आज आपको लाइट का कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर के न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ये समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, इसको शेयर करो और बच्चों तक पहुंचाओ। मेरे चैनल का नाम है इजंट इट इजी और ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में और उनके रे डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो का अपडेट उसमें मिल जाएगा।